So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम लोग समझेंगे एटम के मीनिंग को, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस को, सिंबल्स को और क्या टर्मिनोलॉजी है एटॉमिक मास की। ठीक है, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसको ध्यान से आप देखिएगा एंड तक। देखिए बच्चों, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स एक्चुअली होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, फिजिकल बिल्डिंग है, तो उसमें क्या होते हैं, आप उसको तोड़ते जाओ, लास्ट में क्या मिलता है? एक ब्रिक मिलता है। ठीक है, मतलब अगर वो ब्रिक नहीं रहेगा तो बिल्डिंग भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक आपका सेल होता है। तो बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, सेल होता है, सेल जब मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन मिलके फिर एक ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। उसी तरह बच्चों, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर मतलब कोई भी चीज जो आप देखते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो एटम्स बच्चों हमारा हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब यह है कि जब साइंटिस्ट वगैरह ने देख लिया, समझ लिया कि आपका एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक है, तो उसके बाद इन्होंने इसका नामकरण सोचा कि इसका नाम कैसे रखा जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स थे और उनके बहुत ढेर सारे एटम्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स और एटम उस समय पाए गए थे, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और भी एटम्स इन्वेंट किया गया, तो क्या हुआ कि अलग अलग टर्मोलॉजी यूज हुआ। ठीक, तो शुरुआत में क्या होते थे कि बच्चों जहाँ पर आपका प्लेस रहता था नेम का, उससे आपका जो क्या होता था, डिराइव होता था एटॉमिक जो भी आपका नेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साइप्रस एक जगह है, तो साइप्रस से में ये जो पाया जाता था उसको हम लोग कहते थे, क्योंकि वहीं पाया जाता था, इसको हम लोग कहते थे कॉपर। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद फिर ये भी कम पड़ने लगा क्योंकि एलिमेंट्स बढ़ते गए। तो क्या हुआ कि जो लैटिन लैंग्वेज होती है या ग्रीक लैंग्वेज होती है, उसमें कुछ कुछ जो एलिमेंट्स के नाम है उससे डिराइव किया गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फेरम है, फेरम, तो फेरम से आपका बना आयरन, सॉरी Fe। ठीक है, फेरम से बना आपका Fe। ठीक है, इसको हम लोग आयरन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों, इसी तरीके से ऑरम हुआ, ऑरम, ऑरम का बना Au, और इसी को हम लोग गोल्ड बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में जो भी एलिमेंट्स के नाम होते थे उससे डिराइव होते थे। क्लियर? तो इसमें ये कन्वेंशन रखा गया कि जो पहला अल्फाबेट होता था नेम का, उसको कैपिटल लिखा गया और दूसरा वाला स्मॉल लिखा गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहीं देख लीजिए, आयरन या फेरम, तो फेरम को हम लोग Fe लिखते हैं। ठीक है, F कैपिटल E नहीं लिखते हैं, F कैपिटल E इज रॉन्ग। ठीक है, आयरन लिखते हैं, Fe लिखते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपका क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट, इसको मैं देखिए पहला लेटर क्या है, C, तो कैपिटल C लिखते हैं, और दूसरा वाला आपका छोटा लिखते हैं, कोबाल्ट। ठीक है, अगर आप CO लिख देंगे तो ये अलग एंटिटी हो जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चों। ठीक, उसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को आप कैसे लिखोगे? देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एक दो एग्जांपल देख लीजिए, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम में देखिए आपका पहला अल्फाबेट M हो गया और दूसरा Mg। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम में A हो गया L, मतलब ये M कैपिटल G इज रॉन्ग एंड A कैपिटल L इज रॉन्ग। ठीक है, जो क्रॉस मैंने किया ये रॉन्ग तरीका है और जो टिक किया है वो सही तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से उनका नाम वगैरह देखा गया, और उसके बाद डाल्टन ने भी कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, जैसे कि आपका सिंबल दिया, जैसे इसमें G लिख दिया या I लिख दिया, इस तरीके से। तो मेनली आपका सक्सेसफुल बच्चों यही हुआ, जो आपके ग्रीक अल्फा जो नाम है उसके एलिमेंट से, मतलब उसका फर्स्ट अल्फाबेट और दूसरा अल्फाबेट। ठीक है, तो ये तो बात आ गई आपकी किसकी,
नेम की सिग्निफिकेंस इसकी ये थी, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों एटॉमिक मास, ठीक है। इसमें भी एक हिस्ट्री चली कि एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए आसपास की जो आपके चीज़ें हैं वो बहुत ही मैसिव होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप हो गया, या मान लीजिए कि वीट का बोरी हो गया, तो उसको आप क्या करते हो, सिंपल बैलेंस पे ले जाके उसको आप तौलते हो, क्लियर। लेकिन जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो जिस एटम को आप देख भी नहीं पा रहे हो उसको आप कैसे मेजर करोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई मान लीजिए कि हाइड्रोजन का एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम तो दिख भी नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन एटम ऐसे उठाया और उसके बाद ऐसे बैलेंस पे रख दिया, ठीक है, और आपने मेजर कर लिया, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज जो हाइड्रोजन का एटम है इटसेल्फ नेकेड आई से नहीं दिखाया सकता है, तो आप उसको तौलोगे कैसे, ठीक है। तो बच्चों बात आई रिलेटिव टर्म की, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात आई, रिलेटिव एटॉमिक मास, समझ में आया? रिलेटिव समझ रहे हो, मतलब किसी से कंपेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि आपका मास है, सपोज कर लीजिए 80 kg, ठीक है, और आप इससे रिलेटिव, इस मास से रिलेटिव कुछ कुछ बताने लगे। जैसे आपने बताया एलिफेंट का मास, देखिए जो बुक वगैरह में है वो तो आप डेफिनेशन लिख ही लोगे, मेन है कंसेप्ट समझना। तो कंसेप्ट समझने के लिए रिलेटिव वर्ड ही नहीं बच्चों को मालूम होता है, इसलिए मैं ये सब एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लीजिए एलिफेंट हो गया, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, क्लियर बच्चों। तो आप बोलोगे कि जो एलिफेंट है वो 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स ऑफ मैन, ठीक है। मान लीजिए कि ये आदमी है, उसका आपका मास 80 kg, तो उसका 10 टाइम्स है, तो अंडरस्टूड होगा कि कितना हो जाएगा 800 kg, ठीक है। इसका मान लीजिए बोल रहा है 100 टाइम्स, सपोज ऐसी एक डेटा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 88,000 kg। तो आपको देखिए एग्जैक्ट मास मिलने लगा अगर आप रिलेटिव वर्ड यूज करते हो, तो ठीक है। तो जो वीट आपके बैलेंस होता है, जो आपका बटकरा होता है 1 kg का 2 kg का ऐसे बना होता है ना, तो उसमें भी आप क्या करते हो, ये रिलेटिव मास तो है, ये 1 kg का मान लीजिए कि बटकरा है, तो आप क्या करते हो कि कुछ सामान तौलते हो, उसके बाद और रखते जाते हो और रखते जाते हो, तो आप बताते हो कि 4 किलो चीनी हुआ या 10 किलो गेहूं हुआ, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बच्चों नापा नहीं गया, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, मतलब कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया, और जो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वगैरह किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि जो 3 ग्राम आपका कार्बन है, 3 ग्राम कार्बन है, वो आपका कंबाइन होता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वगैरह से निकाला गया, पिछली वीडियो मैंने बताया था। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन करता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उससे आप यूनिटरी मेथड से क्या बता सकते हो कि 1 ग्राम किससे कंबाइन करता है, 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 4/3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप इससे रिलेटिव आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि मान लीजिए जैसे ये देखिए रिलेशन है ना कि 1 ग्राम कार्बन आपका इतने के बराबर है, तो 10 ग्राम कितने के बराबर है, इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन ये जो मेथड हो गया ये फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? क्योंकि देखो 4/3 कितना होता है बच्चों, लगभग क्या होता है 1.333, ठीक है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर क्या है, नहीं है। तो ये दिक्कतें हुई कि एग्जैक्ट आपको होल नंबर बताने में, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट, या पहले इसको हम लोग एएमयू के नाम से जानते थे, अब इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो बच्चों कभी आपको कभी थोड़ा समय मिला होगा तो पीरियोडिक टेबल वगैरह जानते होगे, या ऐसे नहीं भी जानते होगे तो आप एलिमेंट को जानते होगे। जैसे नाइट्रोजन है, उसका लिखा रहता है 14, ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा रहता है, ना ग्राम ना केजी, ठीक है। ऑक्सीजन है, उसका लिखा रहता है 16। तो ये होता क्या बच्चों, न ग्राम है न केजी है, तो एक्चुअली ये होता है 14U, 16U, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन,
ठीक है, और ये होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो ये यूनिफाइड मास होता है। तो फिर जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, ठीक है, IUPAC आप जानते हो, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये संस्था क्यों बनी? ये संस्था इसलिए बनी कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड आपको यूनिट या नेम मिल सके थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्टैंडर्ड नेम या यूनिट मिल सके थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटरनेशनल यूनियन है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन को आप यहाँ H लिखते हो और अमेरिका में आप हाइड्रोजन को कुछ और लिखते हो, रशिया में कुछ और लिखते हो, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन को H लिखते हो, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप हाइड्रोजन को H ही लिखोगे। हाइड्रोजन का मास अगर 1U है तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप 1U ही लिखोगे। ये तय कौन करता है? IUPAC। तो पहले क्या किया गया कि आपका 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन को ही स्टैंडर्ड लिया गया। ठीक है, 1/16 मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे 1 kg का बटकरा होता है ना, उसी तरह एक स्टैंडर्ड आपको लेना है। तो क्या किया गया कि 1/16 द मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन को ही हम लोगों ने एक यूनिट लिया। ठीक है, और उससे रिलेटिव बहुत सारे एलिमेंट्स को, मास को निकाला। लेकिन ये अगेन उतना सक्सेसफुल ये नहीं हो पाया। ठीक है, हालांकि ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड्स में पाया जाता है और आपके इससे बहुत पर्पज सॉल्व हुआ कि ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स में पाया जाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स में। दूसरा क्या हुआ कि आपका होल नंबर भी हमको मिलने लगा। फाइनल अप्रूवल हुआ, ध्यान से देखना, फाइनल अप्रूवल वो बच्चों आपका हुआ जो स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया, वो आपका माना गया कि 1 AMU या 1U जो था वो आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होता है। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप आप समझते हो, तो कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप है, उसमें कार्बन 12 को लिया गया। ठीक है, तो 1U उसी हिसाब से डिफाइन किया गया। तो आप लिख सकते हो कि 1U या 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1, ये आपका देखिए बच्चों स्टैंडर्ड बनने वाला है जो कि फाइनल अप्रूवल है। 1U और 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट, ठीक है, इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, 1 यूनिट मास यूनिट इक्वल टू, इसको मैं डिफरेंट पेन से लिख देता हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ठीक है, इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, ध्यान देना, अभी मैं इसको डिस्कशन करके बताता हूं। 1 एटम ऑफ, ये भी ध्यान देने वाली बात है, कौन सा? कार्बन 12। ठीक है, तो देखिए कार्बन 12 का इटसेल्फ मास 12 होता है और 1/12 मतलब 1U आ गया। तो 1U और 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम सब लोग समझते हैं, ये मास होता है यूनिट इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, इसी को हम लोग 1U कहें। ठीक है, एक रेफरेंस मिल गया। अब इससे रिलेटिव जब मेजर किया गया तो पाया गया कि नाइट्रोजन का कितना होता है? 14U। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। तो यहां पर यह देखा गया कि आपका जब 1AU, आपका 1U कार्बन 12 का 1/12 मास लिया गया और उससे रिलेटिव आपको बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स के मास को पता चलता गया। ठीक है, ये आपके क्या है? एक एक एटम के मास है बच्चों। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि नाइट्रोजन जो है कार्बन 12 के 1/12 का 14 टाइम्स है, आप ऐसे कर सकते हो। और थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बताना चाहूँ तो ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें कि आपको अभी मास वगैरह का आइडिया नहीं है, तो आपने क्या किया? एक ब्रिक तैयार किया। ठीक है बच्चों, और इसको मान लीजिए कि आपने 1U का मान लिया। ठीक है, ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, ये आपके समझने के लिए। ठीक है, और इसका नाम मान लीजिए आपने कुछ दे दिया, चलिए इसी को मैं कर दूं कि आपका क्या है? एक एलिमेंट A है। ठीक है, तो उसके बाद इसी से रिलेटिव आपको मान लीजिए B मिला कोई एलिमेंट, और इसी से रिलेटिव मान लीजिए आपको C मिला एक एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए आपने डिफाइन कर लिया, आपने अपने नॉलेज के लिए डिफाइन कर लिया।
अब इसी से रिलेटिव आप इसका मास निकालोगे और इसी से रिलेटिव आप इसका निकालोगे, इसीलिए हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये पाया गया इसको तौल के कि ये आपका इसका 3 टाइम्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3u, जो आपका एटॉमिक मास होगा। रिलेटिव कितना 3 टाइम्स है, इसलिए मास कितना हो जाएगा आपका 3u। और ये मान लीजिए C एक एलिमेंट है, एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, तो ये पाया गया क्या है, इसका 12 टाइम्स है, या मान लीजिए 20 टाइम्स है, तो इसका पाया गया कि ये 20u मास हो गया, ठीक है। अब बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयंस एटम्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में आयन, उसको समझेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। इस तरह की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते मॉर्निंग बैच पे। वीडियो चलो लाइक शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।